हेलो एवरीवन। बच्चों, हमारे क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7, नेशनल इनकम। आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स। ये जो क्विक रिवीजन सीरीज है बच्चों, यहाँ पे विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम एंटायर चैप्टर डिस्कस करेंगे along with the short codes as well as प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं सो दैट बहुत कम समय में पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, कंप्लीट द कोरिलेशन। लेट्स रीड। आउटपुट मेथड इज प्रोडक्ट मेथड, मतलब आउटपुट मेथड का दूसरा नाम है प्रोडक्ट मेथड एज वेल। तो डैश इज फैक्टर कॉस्ट मेथड। अभी याद करिए बच्चों, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, उसमें कौन सी मेथड को हम फैक्टर कॉस्ट मेथड भी कहते हैं? हम कहते हैं इनकम मेथड को, राइट? तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा इनकम मेथड। अगर याद नहीं आ रहा है, डोंट वरी, आगे चल के हम ये वापस रिवाइज करने वाले हैं इस लेक्चर में। ऑलराइट, नेक्स्ट। आउटपुट मेथड इज डैश एंड इनकम मेथड इज फैक्टर कॉस्ट मेथड। देखिए, आउटपुट मेथड का दूसरा नाम क्या है? ऊपर ही लिखा गया है, प्रोडक्ट मेथड। तो दो अलग अलग साल में बच्चों ऐसे अलग अलग सवाल पूछे गए थे। दैट इज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस कर ले, सो दैट अगर कुछ भी रिपीट होता है देन वी आर वेल प्रिपेयर्ड। ओके, आगे। थियोरेटिकल डिफिकल्टी इज ट्रांसफर पेमेंट्स। अभी डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में हमने देखा था दैट ट्रांसफर पेमेंट ये एक थियोरेटिकल डिफिकल्टी है। तो डैश इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज वैल्यू करना ये कौन सा डिफिकल्टी है? इट इज अ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। ओके, आगे। डैश इज एक्सपोर्ट, एम इज इंपोर्ट। हमने ये फॉर्मूला में देखा हुआ है, हम क्या करते हैं, इसे x माइनस एम लिखते हैं नेट एक्सपोर्ट्स को। सो x स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट्स। ऑलराइट, आगे। गिव इकोनॉमिक टर्म द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ ईयर। विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है और ग्रॉस है, तो हम इसे क्या कहेंगे? जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बी वेरी वेरी केयरफुल विद द वर्ड्स दैट हैव बीन यूज्ड हियर। ओके बच्चों, हमें पता होता है लेकिन हम जल्दी में कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हुए हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये चारों में से एग्जैक्टली क्या है वो हमें देखना है, इसीलिए सी आई स्टॉप्ड एट दीज वर्ड्स, बिकॉज ये वर्ड्स हमें इन्फॉर्म करते हैं ये जीडीपी है या जीएनपी है। ओके, आगे। द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट ड्यूप्लीकेशन। हमें ड्यूप्लीकेशन नहीं करना होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? यही तो हमारे इस चैप्टर का नाम है, दिस इज नेशनल इनकम। आगे। फैक्टर पेमेंट रिसीव्ड बाय लैंड इन द फॉर्म ऑफ मनी। जो लैंड को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उस रिवॉर्ड को हम कहते हैं रेंट। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बच्चों, और हर एक को अलग अलग रिवॉर्ड मिलता है। उस रिवॉर्ड को क्या कहते हैं ये अगर आपको याद होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार पूछा जा चुका है अभी तक। ओके, आगे। वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल एसेट्स ड्यू टू देयर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, क्या कहते हैं हम इसे? इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। Next, flow of goods and services produced in an economy during a year. The flow, इसे हम कहते हैं बच्चों नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अलग अलग डेफिनेशंस है, उसमें से ये एक है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स फॉर अ गिवन पीरियड, इसे हम कहते हैं बच्चों नेट
एक्सपोर्ट्स। हमारे फॉर्मूला में हम ऐड करते हैं, देखिए x माइनस m, दिस इज नेट एक्सपोर्ट्स। ऑलराइट, आगे फाइंड द ऑड वन आउट। ट्रांसफर इनकम, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, वेजेस एंड गिफ्ट्स। अभी ट्रांसफर इनकम क्या होता है बच्चों? जहां पे एक्चुअली देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बस गवर्नमेंट फ्री में कुछ देता है विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। जैसे पेंशन है, ये सीनियर सिटीजन्स को मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जो अनएम्प्लॉयड है उन्हें मिलता है। दे आर नॉट गिविंग एनी सर्विस बट स्टिल द गवर्नमेंट गिव्स देम। जो वेजेस है, ये मुझे बताइए, क्या वेजेस के बदले में, जब हम वेजेस देते हैं तो क्या उसके बदले में हमें कोई सर्विस मिलता है? हमें मिलता है, राइट। एंड गिफ्ट्स, अगेन गिफ्ट ये फ्री में दिए जाते हैं विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड गिफ्ट्स, ये ट्रांसफर इनकम के फॉर्म्स है, बट वेज इज नॉट अ ट्रांसफर इनकम एंड दैट इज व्हाई दिस इज द ऑड वन हियर। ओके, नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। फाइनेंशियल ईयर, यस। मनी वैल्यू, स्टैटिक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। बच्चों, फाइनेंशियल ईयर इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। मनी वैल्यू में नेशनल इनकम हम एक्सप्रेस करते हैं। अब स्टैटिक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम? अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में भी देखा दैट नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, इसीलिए हमारा ऑड वर्ड यहां पे है स्टैटिक कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस। क्या है? इन इंडिया नेशनल इनकम कमिटी एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज डैश। कब एस्टैब्लिश हुई थी ये कमिटी? 1949 में। डबल काउंटिंग लीड्स टू लोअर एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम। अभी डबल काउंटिंग है, वर्ड में ही है डबल, तो उससे एस्टिमेट बढ़ेगा या कम होगा? एस्टिमेट बढ़ेगा ना, लोअर कैसे होगा? सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, ड्यू टू डबल काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ सिंगल कमोडिटी is calculated twice in the national income measurement. डबल काउंटिंग का मतलब यहाँ हमें समझाया गया है, आप बार बार उसे काउंट करते हो तो इसे हम कहते हैं डबल काउंटिंग। दिस इज ट्रू, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा assertion is false but reasoning is true. Complete the following statements. While estimating national income, we include only value of final goods and services in order to dash. मतलब हम सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ही कंसिडर करते हैं, और वो क्यों करते हैं? ये हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। लेट अस सी। मेक कंप्यूटेशन इजियर, अवॉइड डबल काउंटिंग, मैक्सिमाइज नेशनल वेलफेयर, इवेल्युएट द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन। अभी आप बताइए, हमने ये बहुत बार देखा है, एग्जाम्पल से देखा हुआ है अपने। व्हाई डू वी डू दिस? टू अवॉइड डबल काउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डबल काउंटिंग नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू होती है वो कंसिडर करते हैं। ऑलराइट, आगे, एनडीपी इज ऑब्टेन्ड बाय डैश। एनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये कैसे मिलता है हमें? जब भी हम जीडीपी से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो यहां पे हमारा आंसर आएगा डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी। ऑलराइट बच्चों, दिस अप्लाइज फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट आल्सो। नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? जीएनपी से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। एंड प्लीज रिमेंबर, व्हेनेवर आप इस तरह से एग्जाम में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस लिख रहे हो, आपको सिर्फ एक वर्ड लिख के नहीं आना है, यू हैव टू कॉपी दिस एंटायर सेंटेंस। ये पूरा सेंटेंस लिखोगे, एंड में आप यहाँ पे इस तरह से ब्लैंक करके, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट ऑन दैट, सो दैट इट इज अंडरस्टूड दैट आप फिल अप क्या कर रहे हो। गेटिंग इट? आपको वन वर्ड लिख के नहीं आना है, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। आगे, इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड यूजिंग डैश। अब हमने ये जो तीनों मेथड्स देखे थे, तब हमने पढ़ा था दैट इंडिया में नेशनल इनकम इज प्राइमरीली मेजर्ड यूजिंग द इनकम एंड आउटपुट मेथड। तो आंसर हमारा आएगा डी। ओके, चलो आगे, कंप्लीट द कोरिलेशन। फर्स्ट, डैश इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये फॉर्मूला दिया गया है हमें, एंड उसका कोरिलेशन क्या है? GNP नेशनल प्रोडक्ट इज C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस R माइनस P। सो दिस इज वेरी वेरी इजी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑलराइट, आगे, आउटपुट मेथड इज डैश, इनकम मेथड इज फैक्टर कॉस्ट मेथड। सो इनकम मेथड को हम फैक्टर कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। तो आउटपुट मेथड को दूसरा नाम क्या है? आउटपुट मेथड का दूसरा नाम है
इन्वेंट्री मेथड। तो यहां पे हम लिखेंगे इन्वेंट्री मेथड। अगेन बच्चों सिर्फ एक वर्ड लिख के नहीं आना है, इस तरह पूरा हमें क्वेश्चन कॉपी करना है एंड देन इस तरह हम इसे अंडरलाइन करके हमारा आंसर लिखेंगे। गेटिंग इट? थर्ड, थियोरेटिकल डिफिकल्टी इज ट्रांसफर पेमेंट्स। सो डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वाले लेक्चर में हमने देखा था द ट्रांसफर पेमेंट इज वन ऑफ द थियोरेटिकल डिफिकल्टीज। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज ये किस तरह का डिफिकल्टी हो जाएगा? दिस इज प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। Practical difficulty. All right, let's move to the next question. Question number 3, wrongly matched pair क्या है इसमें से? First, National Income Committee 1949, financial year 1st April to 31st March. Income method में national income is rent plus wages plus interest plus profit plus mixed income plus net income from abroad. एंड डी है एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम इज रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब ये चारों में से बच्चों बताइए विच वन इज द रॉन्ग पेयर? ये बाकी सब सही है लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड में यहाँ पे ये कोई एक्सपेंस थोड़ी ना है। हमारा फॉर्मूला क्या था एक्सपेंडिचर मेथड का? एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स एंड नेट रिसीट्स का हम एडिशन करते हैं। अब जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से इनकम कैलकुलेट करते हैं बच्चों याद करिए वो वाला लेक्चर, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारा एक्सपेंस जो भी रहेगा एज ए नेशन दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हमारा नेट एक्सपोर्ट्स एंड हमारे नेट रिसीट्स, इन सब का हम टोटल करते हैं। सो दिस इज द ऑड वन आउट हियर। ऑलराइट, सो हमारा आंसर आएगा 4। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट वन, वृंदा रिसीव्स मंथली पेंशन ऑफ 5000 फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अब वृंदा को पेंशन मिल रहा है। अब इस पेंशन के बदले में वृंदा ने क्या कोई सर्विस प्रोवाइड की है? नहीं, अब तो वो रिटायर हो चुके हैं तब जाके पेंशन मिल रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे? देखिए इस तरह आपको लिखना है, कॉन्सेप्ट इज ट्रांसफर पेमेंट एंड एक्सप्लेनेशन आपको पॉइंट वाइज लिखना है। नंबर 1, ट्रांसफर पेमेंट रिफर्स टू वन वे पेमेंट ऑफ मनी फॉर विच नो मनी गुड और सर्विस इज रिसीव्ड इन एक्सचेंज। तब जाके हम उसे ट्रांसफर पेमेंट कहेंगे। अगर हमने कुछ सर्विस दिया है उसके बदले में पैसा मिलता है तो वो तो इनकम हो जाता है हमारा, लेकिन हमने कोई फिलहाल सर्विस नहीं दिया है लेकिन फिर भी हमें पेंशन मिल रही है, सो दैट बिकम्स हमारा ट्रांसफर पेमेंट। गवर्नमेंट यूजेस ट्रांसफर पेमेंट्स एज मींस ऑफ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो जो जरूरतमंद सेक्शंस है सोसाइटी के उनको पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, इसीलिए इस तरह के ट्रांसफर पेमेंट्स किए जाते हैं। एग्जाम्पल, पेंशन, स्कॉलरशिप्स, ग्रांट्स एटसेट्रा। हेंस दिस इलस्ट्रेशन वेयर, अभी आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है बच्चों वो आपको यहाँ पे वापस कहना है। वेयर वृंदा रिसीव्स मंथली पेंशन ऑफ 5000 फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। इस तरह एवरी टाइम जब भी आपको आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आएगा, आपका जो लास्ट लाइन है वो होना चाहिए व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट यू फील इज द कॉन्सेप्ट। ओके, तो समेशन होगा, कंक्लूजन होगा आपके लास्ट पॉइंट में। गेटिंग इट? Okay, next. Viru kept aside 100 kgs out of 500 kgs of wheat produced in his farm for his family. अब फैमिली के लिए ये बहुत बार हम देखेंगे दैट जो फार्मर्स है दे आर गोइंग टू कीप असाइड सम पोर्शन। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेल्फ कंजम्पशन। लेट अस सी हमारा आंसर नंबर 2 किस तरह लिखना है। कॉन्सेप्ट सेल्फ कंजम्पशन। एक्सप्लेनेशन पॉइंट नंबर 1, self-consumption refers to that part of the total produce. It is a part of the total produce. पूरा 500 किलो प्रोड्यूस किया था लेकिन 100 केजेस उसका ही एक हिस्सा है, तो आपको लिखना है इट इज अ पार्ट ऑफ द टोटल प्रोड्यूस ऑफ अ प्रोड्यूसर which he uses for his own consumption. This part is not supplied in the market. Hence, अभी आप क्या करोगे, वापस आपका जो क्वेश्चन है वो रिपीट करोगे. Hence, this illustration
where Viru kept aside 100 kgs out of 500 kgs of wheat refers to self-consumption, right? Next, Sheetal purchased wheat flour for her bakery from the flour mill. अभी देखो उसने क्यों परचेज किया है? उसके बेकरी के लिए, मतलब उसने खुद का जो बिजनेस है उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल खरीदा है। तो इस कॉन्सेप्ट को बच्चों हम कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। Expenditure incurred by an entrepreneur or a private entity on raw materials, machinery, etc. for manufacture of goods and services is called private investment expenditure. Hence, in this illustration, where she is purchasing wheat flour for her bakery from the flour mill is an example of private investment expenditure. आगे, Shobha collected data regarding the money value of all final goods and services produced in the country for the financial year 2018-19. सारे जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उनका डेटा कलेक्ट किया, मतलब उसने क्या किया, हम क्या कहेंगे, यही तो चैप्टर है हमारा। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग आउटपुट मेथड, या उसका नाम है प्रोडक्ट मेथड, राइट? तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के जब हम वैल्यू को ऐड करते हैं तो हम कहते हैं आउटपुट मेथड हमने यूज की है फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, राइट? तो एक्सप्लेनेशन क्या है, लेट अस सी। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय समिंग, मतलब एडिशन करना, द इकोनॉमिक वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज अ मेजर ऑफ नेशनल इनकम बाय द प्रोडक्ट मेथड। Hence, in this illustration, where Shobha collected data regarding the money value of all final goods and services refers to national income by output method. Alright, last, Rajendra has a stock of 500 gel pens in his shop, which includes 200 gel pens produced in the previous financial year. अभी 500 है, लेकिन पिछले साल के प्रोडक्शन के 200 उसमें से है, राइट? तो इस साल के 300 और पिछले साल के 200 ऐसे स्टॉक में है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? इसे हम कहते हैं बच्चों, दिस इज आवर इन्वेंट्री। लेट अस सी कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री। एक्सप्लेनेशन, इन्वेंट्री रिफर्स टू द स्टॉक, किस चीज का? ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड फाइनल गुड्स lying unsold in the stock of producers, जो भी हमने बेचा नहीं है, ऐसा हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री। Hence, in this illustration, wherein, again we are going to repeat this, wherein Rajendra has a total stock of 500 gel pens in his shop, which includes 200 gel pens produced in the previous financial year, is an example of inventory. Question number 6. State with reasons whether you agree or disagree with the following statements. अब बच्चों प्लीज रिमेंबर, आपका क्वेश्चन क्या है? अग्री और डिसअग्री पूछा गया है, तो जब आप आंसर लिखते हो ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना है आपको। यू हैव टू से यस आई अग्री और नो आई डू नॉट अग्री। ओके, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इस तरह नहीं लिखेंगे। जो पूछा गया है उसी तरह आपको आंसर करना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर मेनी थियोरेटिकल डिफिकल्टीज in the measurement of national income. अब बच्चों theoretical difficulties हमने already एक lecture में cover किए हैं। I've also given you all a short code to remember this. किसको याद है वो short code? मुझे जरूर बताइए आप नीचे comment section में। We had seen all the theoretical difficulties such as transfer payments, self consumption, illegal income, etc. ये सारे आपको यहाँ पे लिखने हैं that these are the theoretical difficulties. Okay? मुझे comment section में बताइए that इसका short code क्या था। Alright, next, under output method, value added approach is used to avoid double counting. ये तो हमने इस चैप्टर का क्रक्स है बच्चों, that हमें डबल काउंटिंग करना ही नहीं होता है नेशनल इनकम में। ऑलराइट, तो ये जो वैल्यू एडेड अप्रोच है ये हम यूज इसलिए करते हैं कि डबल काउंटिंग ना हो। सो यू हैव टू से दैट यस आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट, और एक्सप्लेनेशन आपको देखिए किस तरह से लिखना है। Yes, I agree with this statement. Number 1, what is double counting? पहले तो वो आप एक्सप्लेन करिए। Double counting occurs when costs of intermediate goods used by a business to produce finished goods
आर इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ अ नेशंस जीडीपी। मतलब आपने इंटरमीडिएट गुड्स भी इंक्लूड कर लिए और फाइनल गुड्स भी इंक्लूड कर लिए, तो डबल काउंटिंग कहलाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू आउटपुट मेथड, वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंक्लूडेड। हर एक स्टेज पे जितना वैल्यू आप ऐड करोगे वो हम इंक्लूड करते हैं। कैसे होता है ये देखिए, वैल्यू एडेड इज वैल्यू ऑफ द फाइनल आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होगा, बस वो वैल्यू एडिशन को हम ऐड करते रहेंगे। ओके, तो जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से इनपुट की वैल्यू को हम हर स्टेज पे माइनस करते हैं। ठीक है, thus GNP is obtained as the sum total of values added by all different stages of production process till the final output is reached in the hands of the consumers to meet the final demand. Okay, तो देखिए मैंने इस तरह से आपके लिए एक टेबल बनाया हुआ है। Let us go through the table. जो शुगर केन है वो फार्मर्स ग्रो करते हैं, तो उनके लिए जो इनपुट का वैल्यू है दैट इज 0, लेकिन जो आउटपुट है वो कितने पे दे रहे हैं आगे, दे आर गिविंग इट टू द मैन्युफैक्चरर से एट ₹30। ओके, तो इस फर्स्ट स्टेज पे वैल्यू एडिशन कितना है, 30 माइनस 0 दैट इज 30। अब जब ये शुगर केन आ जाता है मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चर के लिए वैल्यू ऑफ इनपुट क्या है 30, और से उसने बेचा है 50 रुपीज पे, तो ये जो 50 माइनस 30 है दैट इज 20, दैट इज वैल्यू एडेड एट दिस स्टेज। नेक्स्ट ही इज गोइंग टू गिव इट टू द रिटेलर। अभी रिटेलर का इनपुट का वैल्यू तो 50 है, से उसने बेचा वो 60 पे, तो यहाँ पे 10 रुपए का वैल्यू एडिशन हो गया, राइट। तो हर एक स्टेज पे हम देख रहे हैं दैट कितना वैल्यू ऐड हो रहा है, और सिर्फ वो वैल्यू को हम ऐड करेंगे, फाइनल आउटपुट को नहीं ऐड कर रहे। ओके, बिकॉज डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए, राइट। तो जैसे जैसे वैल्यूज को हम ऐड करते हैं, एट द एंड वी गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे एक चेक अगर हमें करना है तो हम इस तरह कर सकते हैं दैट ये जो है दिस हैज टू बी इक्वल टू द लास्ट वैल्यू, फाइनल आउटपुट का जो भी वैल्यू है दैट हैज टू बी इक्वल टू द वैल्यूज एडेड एट ईच स्टेज, राइट। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है बच्चों। इन द गिवन एग्जांपल, farmer produces and sells sugarcane for 30 to the sugarcane manufacturer. Sugar manufacturer sells sugar for 50 to the retailer, and retailer sells sugar at 60 to final consumer. So value added by the farmer is 30, by the manufacturer is 20, and by the retailer is 10. That is total of 60 is included in the national income. Right? लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, conclusion आपको लिखना है। Thus, under the output method, value added approach is used to avoid double counting. ठीक है, चलो आगे, distinguish between GDP and NDP. Let us see. Gross domestic product is the gross market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a financial year. इस तरह आपको ब्रेक करना है उस मीनिंग को, उस डेफिनेशन को, सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू रिकॉल एंड रिमेंबर। ओके बच्चों, बिकॉज एक साथ अगर हम पढ़ लेंगे तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड शायद मिस आउट हो जाएंगे। तो रिमेंबर, जब जीडीपी अगर बोलना है तो ग्रॉस वर्ड यूज करना जरूरी है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वर्ड यूज करना जरूरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी में है, एंड फाइनेंशियल ईयर, दीज वर्ड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, सिमिलरली एनडीपी क्या है? एनडीपी इज नेट मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a financial year. यहाँ पे मेजर डिफरेंस हो गया ग्रॉस और नेट, ये वर्ड यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। ओके, फॉर्मूला क्या है? लेट अस सी। जीडीपी इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एंड एनडीपी इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस डी। सिर्फ इतना फॉर्मूला लिख के नहीं आना है, इसका क्या मतलब है ये भी आपको लिखना पड़ेगा। सी का मतलब क्या है? सी इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। जो भी कंजम्पशन करते हैं हाउस होल्ड में, उसके लिए वो जो खर्चा करते हैं, दैट इज सी। व्हाट इज आई? दैट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हुए हमारे सेविंग्स में से, दैट इज आई। ओके, व्हाट इज जी? गवर्नमेंट का जो भी कंजम्पशन का और इन्वेस्टमेंट का खर्चा है, दोनों भी मिला के इज जी। व्हाट इज एक्स माइनस एम? इज नेट एक्सपोर्ट वैल्यू। ये सब कुछ मिला के होता है हमारा जीडीपी। ऑलराइट, आगे जीएनपी एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगेन बी केयरफुल विद द वर्ड्स।
Gross national product is the total measure of flow of all goods and services at market value resulting from current production during a financial year in a country. Important point क्या है देखो, इंक्लूडिंग नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब अगर बाहर के देश से भी हमें कुछ इनकम मिला है वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा जीएनपी. एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, लेट अस सी. नेट नेशनल प्रोडक्ट इज नेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज at market value resulting from current production during a financial year in a country including net income from abroad. दोनों भी डेफिनेशंस ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे ग्रॉस और नेट ये फर्क है. ओके, अभी देखते हैं फॉर्मूला क्या है. जीएनपी का फॉर्मूला है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ये जीडीपी में भी हमने देखा, यहाँ पे डिफरेंस होता है रिसीट्स माइनस पेमेंट. ओके, और नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम ऐड कर देंगे रिसीट्स माइनस पेमेंट और माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन. बी वेरी वेरी केयरफुल विद दीज फॉर्मूलेज बच्चों. ये सब हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है बच्चों लेक्चर्स में. सो अगर कोई भी आपको यहाँ पे डाउट लगता है, आई एम गिविंग द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट हियर. सारे लेक्चर्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के अवेलेबल है. किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट लग रहा है, गो थ्रू दैट टॉपिक फ्रॉम दैट लेक्चर. यहाँ पे हमें क्विक रिविजन करनी है, दैट इज वाई हम क्विकली ये सब रिवाइज कर रहे हैं बच्चों. ओके, आगे GDP and GNP. Let us see. Gross domestic product is the gross market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a financial year. Okay, and GNP is gross national product is total measure of flow of all goods and services at market value resulting from current production during a financial year in a country including net income from abroad. Okay, फॉर्मूला का क्या डिफरेंस है, जीडीपी इज C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम एंड जीएनपी इज C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी. तो यहाँ पे बच्चों वी हैव कवर्ड ऑल द मेजर क्वेश्चंस. नाउ वी विल क्विकली रिवाइज द चैप्टर. इस चैप्टर में से कौन से आंसर इन डिटेल, कौन से आंसर इन ब्रीफ पूछे जा सकते हैं अलॉन्ग विद द शॉर्ट कोड्स, ये हम यहाँ पे अभी रिवाइज कर लेंगे. तो सबसे पहला यहाँ पे हो सकता है बच्चों फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम. आपको पूछे जा सकते हैं 4 फीचर्स स्टेट करिए, या फिर आपको सारे फीचर्स भी पूछे जा सकते हैं. इसे याद रखने के लिए आपका शॉर्ट कोड है बच्चों FM इन, बिकॉज दिस इज अ नेशनल इनकम चैप्टर. यहाँ पे मैंने ऐसे शॉर्ट कोड्स यूज किए हैं जो आपको फाइनेंस से रिलेटेड होंगे, जैसे FM एंड इन. ओके, सो इट इज इजियर फॉर यू टू रिकॉल इन द एग्जाम. ऑलराइट, F से क्या स्टार्ट होता है, देखो 3 चीजें हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो कॉन्सेप्ट एंड फाइनेंशियल ईयर. सो तीनों यहाँ पे हम फीचर्स देख लेते हैं बच्चों. देखिए, सबसे पहला है वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, बार बार काउंट नहीं करना है हमें, राइट. इन नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी आर कंसिडर्ड. Value of intermediate goods or raw materials is not considered. For example, while estimating the production of shirts, there is no need to take the value of cotton as it is already included in the price of shirts. For example, let us assume किसी शर्ट की प्राइस है बच्चों 500 रुपीज. ऑलराइट, और जो कॉटन हमने यूज किया है, जिससे हमने यान बनाया है, एंड देन फाइनली वी मेड द शर्ट आउट ऑफ इट, वो कॉटन की वैल्यू है से 200 रुपीज. तो जब मैं यहाँ पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करती हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक 200 इनटू अकाउंट, बिकॉज ये जो 500 रुपीज है ये 200 ऑलरेडी इंक्लूडेड है. इजंट इट, कॉटन से ही तो शर्ट बना है. दैट इज वाई जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स होते हैं वही हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है नेशनल इनकम का. ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. सेकेंड इज इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. लेट अस सी. National income is a flow concept as it shows flow of goods and services produced in an economy during a year. This is a flow concept, मतलब ये continuous होता है, यहाँ पे कोई stop नहीं होता है. Continuously goods and services बनते रहेंगे, continuously consume होंगे, वापस वो produce होते रहेंगे. So this is a flow concept. And third F is financial year. National income is always expressed with reference to a time period. In India,
इट इज फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च। हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1st अप्रैल से लेके 31st मार्च। ओके, सो ये 3 F हमने देख लिया फीचर्स के। आगे है बच्चों M। M से स्टार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड मनी वैल्यू। लेट अस सी। नेशनल इनकम इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। हमने शुरुआत में ही देखा है माइक्रो एंड मैक्रो, तो यहाँ पे दिस इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बिकॉज इकोनॉमी से रिलेटेड है, राइट। नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स इनकम ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल rather than that of an individual, hence it is a macroeconomic concept, right? And second है हमसे money value. Let us see. National income is always expressed in monetary terms. It represents only those goods and services which are exchanged for money. मतलब यहाँ पे हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, नेक्स्ट फीचर क्या है बच्चों? I stands for income from abroad and N stands for net aggregate value. Let us see. Income from abroad. देखिए यहाँ पे net income from abroad. National income includes net income from abroad, that is difference between export value and import value, and net difference between receipts from abroad and payments from abroad. हमने ऊपर देख लिया है बच्चों distinguished routine में, राइट। सो नेशनल इनकम में हम ये इंक्लूड करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स एज वेल एज नेट रिसीट्स, राइट। एंड लास्ट वाज एन। एन से स्टार्ट होता है नेट एग्रीगेट वैल्यू। नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन कॉस्ट। क्या मतलब होता है जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं वो नेट होता है, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करके जो आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। तो ये हमारे फीचर्स हो गए बच्चों नेशनल इनकम के। हमारा शॉर्ट कोड है FM इन। ये शॉर्ट कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन्हें याद रखिए बिकॉज ये रिकॉल करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज द फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या होता है देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. Circular flow of income refers to the process whereby an economy's money receipts and payments flow in a circular manner continuously through time. मतलब रिसीट्स पेमेंट्स ये साइकिल चलती जाती है कंटिन्यूअसली, यहाँ पे कोई भी स्टॉप नहीं होता है। लेट अस सी, डायग्राम देखेंगे तो और भी हमें अच्छी से समझ में आ जाएगा। सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी डिटरमिन्ड फॉर द फॉलोइंग। 2 सेक्टर इकोनॉमी मतलब हाउस होल्ड और बिजनेसेस अगर है तो, 3 सेक्टर इकोनॉमी हाउसहोल्ड बिजनेस एंड गवर्नमेंट, एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी हाउसहोल्ड बिजनेस गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। पहले तो ये डायग्राम देख लेते हैं बच्चों सो दैट हमें इजीली समझ में आए। ये हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है, यहाँ हम क्विकली रिवाइज कर लेंगे। देखिए 2 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड और फर्म्स होते हैं। ओके, तो हाउस होल्ड से क्या मिलता है? हाउस होल्ड से सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाते हैं टू द फर्म, मतलब जो भी लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, ये सब जाएगा फर्म के लिए। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये फर्म्स को मिलते हैं फ्रॉम द हाउस होल्ड्स, राइट। और ये सब होने के बाद फर्म से क्या होता है? फर्म से मिलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं और हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाते रहेंगे फर्म्स के पास और फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज आते रहेंगे हाउस होल्ड्स के पास। एंड जब भी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका रिवॉर्ड भी तो मिलेगा। अगर कोई लेबर है वो काम कर रहा है तो उसे उसके टर्न में वेजेस मिलेंगे फर्म से, राइट। तो जो फैक्टर का इनकम है दैट कम्स फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड, तो ये जो है फैक्टर इनकम ये फर्म से हाउस होल्ड को मिलता है। देखिए ये यहां से यहाँ पे मिलता है एंड दैट इज द इनकम फॉर द हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड क्या करता है इन इनकम से? इस इनकम से जो भी जरूरतें हैं वो पूरी करता है, दैट मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और वो जरूरतें पूरी कैसे होंगी? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अलग अलग फर्म्स ने, इंडस्ट्रीज ने प्रोड्यूस किए हैं वो खरीद के, राइट। तो अगेन दैट विल फॉर्म एन इनकम फॉर द अदर फर्म्स। तो दिस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होगा, जो हाउस होल्ड्स करेंगे, दैट विल गो फ्रॉम द हाउस होल्ड्स द फर्म। और फर्म से हाउस होल्ड्स में क्या आता है? फैक्टर का इनकम, मतलब अगर हमने लेबर प्रोवाइड किया है तो वेजेस मिलेंगे, कैपिटल प्रोवाइड किया है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो ये सर्कुलर फ्लो चालू रहता है गुड्स एंड सर्विसेज का भी और इनकम का भी।
इसी को हमें नेशनल इनकम में स्टडी करना है। देखिए, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू द फर्म. The firms use these factors to produce goods and services required by the households. Thus, goods flow from households to the firms and from the firms back to the households. This is called product flow. ये जो है इसे हम कहते हैं product flow because goods यहाँ पे flow हो रहे हैं. Okay? In the same way, money flows from firm to the household. Factor reward मिला in the form of factor payments such as rent, wages, interest. Households use this income to purchase goods and services. ये बहुत ही लॉजिकल है बच्चों, हम ये रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, इसे बस हमें एक्सप्रेस करना है प्रॉपर्ली. ओके, thus money flows from the firm to the household, from the household to the firm. It is called money flow. मतलब ये जो है, this is known as money फ्लो. ओके, तो ये सर्कुलर फ्लो हो गया प्रोडक्ट्स का भी और मनी का भी. ओके, इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, प्रोडक्शन जनरेट्स फैक्टर इनकम which is converted into expenditure. This flow of income continues as production is a continuous activity due to never ending human wants. This makes the flow of income circular because continuously कोई ना कोई हमारी जरूरतें होती है, इसके वजह से प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. और जैसे प्रोडक्शन होता रहेगा, इनकम जनरेट होगा, इनकम मिलेगा तो एक्सपेंडिचर होगा. सो अगेन दिस इज अ कंटिन्यूअस साइकिल. दिस इज क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम. ये चारों कॉन्सेप्ट्स हमने ऊपर डिस्टिंग्विश बिटवीन में देख लिए हैं. क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. जैसे कि मैंने आपको डिस्टिंग्विश में बताया बच्चों, ये टर्म्स यूज करना जरूरी है. ग्रॉस वैल्यू है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का है, डोमेस्टिक टेरिटरी है एंड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. ओके, और फॉर्मूला क्या है? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. ओके, तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the territorial boundaries of a country during a period of 1 year. So NDP will be GDP minus depreciation. Okay. Gross national product. Gross national product means gross value of final goods and services produced annually in a country which is estimated according to the price prevailing in the market. Market price जो भी होगी उससे हम calculate करेंगे. So GNP is C plus I plus G प्लस X माइनस M प्लस R माइनस P. ये नेट रिसीट्स हमें यहाँ पे ऐड करने होते हैं GNP में बच्चों. एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट इज नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. तो देखिए, हमारा प्राइमरी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या होता है GDP और GNP में? टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंदर जो है दैट इज GDP, लेकिन रेसिडेंस से है, वो टेरिटरी के अंदर हो सकता है या फिर दूसरी कंट्री से भी हो सकता है. दैट विल बी आवर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ओके, सो नेट नेशनल प्रोडक्ट इज GNP माइनस डेप्रिसिएशन. गेटिंग इट? ये चार तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ही बच्चों. और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम क्विकली यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, दैट इज ग्रीन GNP. ये ग्रीन GNP क्या होता है? लेट अस सी. इट इज डिफाइंड एज green GNP is an indicator of sustainable use of natural environment and equitable distribution of the benefits of development. ओके, इसका क्या मतलब हो गया? सिर्फ कितना प्रोड्यूस कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे नेचुरल एनवायरनमेंट का आपने कैसे यूज किया सस्टेनेबल, ये भी हम देखेंगे, और कितना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी हम देखेंगे. तो जब हम ग्रीन GNP की बात करते हैं, ये फैक्टर्स भी वहां पे इंक्लूड हो जाते हैं GDP में. ओके, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. हम सिर्फ ये देखते हैं ना GDP GNP में दैट कितना प्रोड्यूस हुआ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं दैट ये प्रोड्यूस करने के बाद हमारी एनवायरमेंट में कितना पोल्यूशन हो गया? एयर, वाटर, इसमें क्या पोल्यूशन हो रहा है, हमारे जो सॉइल है वो कैसे खराब हो रहा है, ये कुछ भी हम नहीं देखते हैं. लेकिन ग्रीन GNP में हम ये सब इंक्लूड करते हैं. ओके, सेकंड, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कॉज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट
mere increase in GNP will not reflect improvement in quality of life when it increases environmental pollution और reduces available resources. मतलब ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लाना है बच्चों कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंक्रीज हो गई. ओके, जीडीपी आपका अच्छा है, जीएनपी अच्छा है, लेकिन क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हुई है? देखिए आजकल हम देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना खराब चल रहा है ना. तो देखिए क्या हो रहा है, बहुत टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है, जीडीपी तो अच्छा हो रहा है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे सब खराब हो रहे हैं फैक्टर्स. तो ग्रीन जीएनपी इज गोइंग टू कंसिडर ये सारा इंपैक्ट भी. ओके, green GNP has been introduced while measuring economic welfare. Following are the characteristics of green GNP. क्या है? 3 ही characteristics है. देखो कौन से है. Sustainable economic development, that is development which should not cause environmental degradation and depletion of natural resources. ये sustainable होना चाहिए. हमारी environment को अगर हम हानि पहुंचा रहे हैं, हमारे natural resources अगर खराब हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, तो हमारी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए ग्रीन जीएनपी के अंडर. और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट. जो भी बेनिफिट्स है वो इक्विटेबल होने चाहिए, सबका विकास होना चाहिए. एंड थर्डली प्रमोट्स इकोनॉमिक वेलफेयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो विकास होगा वो ज्यादा टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए. तो ग्रीन जीएनपी के ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो ग्रीन जीएनपी मेजर कैसे करते हैं? देखो, जीएनपी माइनस नेट फॉल इन द स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल प्लस पोल्यूशन लोड, ये माइनस करते हैं तो हमें ग्रीन जीएनपी मिलता है बच्चों. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये पूछा जा सकता है इन योर ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर 2 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसलिए आई हैव डिस्कस दिस हियर. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, नेक्स्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम मेजर करने के 3 प्राइमरी मेथड्स है बच्चों, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. So let us see one by one. Output method. This method of measuring national income is also known as product method or inventory method. ये हमने ऊपर objective type में देखा था बच्चों. Okay? This method approaches national income from the output side. According to this method, economy is divided into different sectors such as agriculture, mining, manufacturing, etc. The output or product method is followed either by valuing all the final goods and services produced during a year at their market price, or by adding up all the values at each higher stage of production until these products are turned into final products. अब ये जो दोनों मेथड्स है हम वो शेड्यूल देखेंगे तो और क्लियरली समझ जाएंगे बच्चों. जो प्रोडक्ट मेथड है या आउटपुट मेथड है, इसमें भी 2 तरह के कैलकुलेशंस होते हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पे. ओके, कौन से है? लेट अस सी. फाइनल गुड्स अप्रोच या फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच. यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया था. फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो शर्ट है उसकी वैल्यू है 500 रुपीज, लेकिन ये शर्ट बनाने के लिए हमें यान की जरूरत थी. यान बना हमारा कॉटन से. नाउ लेट अस अज्यूम दैट कॉटन इज ऑफ 200 रुपीज. यान जो बना वो इस कॉटन को लेके फिर यान की फाइनल वैल्यू आ गई 300. फिर इस यान से हमने शर्ट बनाया, राइट? शर्ट के लिए यान यूज किया 300 का, और फिर फाइनल जो प्राइस थी शर्ट की वो हो गई 500. ओके, तो ये जो फाइनल गुड्स अप्रोच है ये हमें बोलता है दैट ये जो वैल्यू है ये हमें कंसिडर नहीं करना है. हमें डायरेक्टली फाइनल गुड मतलब जो शर्ट है जो कंज्यूमर्स यूज करेंगे उसकी वैल्यू क्या है? 500. तो 500 हमें यूज करनी है. इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल्स की वैल्यू हमें यहाँ पे ऐड नहीं करनी है. ओके, वेरी वेरी इजी. Final goods are those goods which are ready for final consumption. According to this approach, value of all final goods and services produced in primary, secondary and tertiary sector are included, and value of all intermediate transactions are ignored. जैसे कि हमने इस example में देखा, intermediate goods are involved in the process of producing final goods, that is the final flow of output purchased by consumers. Hence, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो शर्ट है उसमें यान और यान में कॉटन ये इंक्लूडेड है ना, तो इसलिए हम उसे वापस से काउंट नहीं करते, नहीं तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ व्हीट, मेकिंग ऑफ फ्लावर, एटसेट्रा. Wheat and flour are both intermediate goods.
their values are paid up during the process of production. अगेन यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ब्रेड का. ब्रेड में व्हीट की प्राइस या फ्लावर की प्राइस ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो जब हम नेशनल इनकम में उसे काउंट करेंगे तो सिर्फ ब्रेड की वैल्यू लेंगे, व्हीट की या फ्लावर की वैल्यू को हम काउंट नहीं करते हैं. Thus, a separate accounting of values of intermediate goods along with the accounting of value of final product would mean डबल काउंटिंग. जैसे कि अभी अगर हमने 200 भी इंक्लूड कर लिया, 300 भी इंक्लूड कर लिया, 500 भी इंक्लूड कर लिया, एक्चुअली सिर्फ 500 है ना हमारा फाइनल प्रोडक्ट, इतना सारा हम इंक्लूड कर देंगे तो इसे हम कहेंगे डबल काउंटिंग. टू अवॉइड दिस, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल प्रोडक्ट्स शुड बी कंप्यूटेड. तो ये फर्स्ट अप्रोच हो गया. सेकेंड है यहाँ पे वैल्यू एडेड अप्रोच या वैल्यू एडेड मेथड. इसमें क्या करते हैं, लेट अस सी. ये शेड्यूल देख लेते हैं तो अच्छी से समझ में आ जाएगा. ये जो फाइनल है शर्ट कहां से बना, क्लॉथ से. क्लॉथ यार्न से और यार्न कॉटन से बना. ठीक है, तो अलग अलग स्टेजेस है प्रोडक्शन के. ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इनपुट यहां दिया गया है. जब कॉटन है तो कॉटन का वैल्यू है 150 रुपीज. ऑलराइट, वैल्यू ऑफ इनपुट कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट कॉटन की वैल्यू हमें पता है 150. अब ये जो कॉटन है दैट विल बी द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग यार्न. करेक्ट, तो 150 का रॉ मटेरियल हुआ और यार्न की फाइनल वैल्यू हो गई 250. अब यार्न इज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग क्लॉथ. क्लॉथ जब बन गया तो उसका फाइनल वैल्यू हो गया 400 रुपीज एंड 400 जो क्लॉथ है दैट इज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग शर्ट, और शर्ट की फाइनल वैल्यू हो गई बच्चों 500. तो जो फर्स्ट अप्रोच है उसमें हम डायरेक्टली 500 ऐड करेंगे, बाकी हम कुछ भी नहीं देखने वाले, सब इग्नोर कर देंगे. लेकिन ये जो सेकंड अप्रोच है इसमें हमें कहा जाता है दैट हर एक स्टेज पे कितनी वैल्यू ऐड हुई, हर एक स्टेज पे क्या क्या इंक्रीज हुआ है वैल्यू में, वो हम कंप्यूट करेंगे और उसे हम ऐड करते रहेंगे एट एवरी स्टेज. जैसे फर्स्ट स्टेज पे कॉटन का 0 था रॉ मटेरियल का कॉस्ट, तो वैल्यू ऐड हो गई 150. सेकेंड स्टेज पे वैल्यू ऐड हो गई 250 माइनस 150 दैट इज 100. थर्ड स्टेज पे वैल्यू एडिशन है 400 माइनस 250 दैट इज 150. एंड लास्ट स्टेज पे 500 माइनस 400 दैट इज 100. ये हर एक स्टेज पे हमने वैल्यू ऐड किया है तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बना. तो अगर हम इन चारों का टोटल लेंगे तो दैट विल ऑल्सो गिव अस 500. ओके, तो कौन सी भी मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, आंसर इज गोइंग टू रिमेन द सेम, चाहे वो वैल्यू एडेड अप्रोच हो या फाइनल गुड्स अप्रोच हो. Getting it? Is this clear? Now let us move to the precautions that have to be taken in this particular method. While estimating national income by output method, following precautions should be taken. First, to avoid double counting, only value of final goods and services must be taken into account. ये बहुत important है बच्चों, that सिर्फ final goods and services हमें consider करने हैं, right? Second, goods used for self-consumption by farmers should be estimated by guesswork. Imputed value of goods produced for self consumption is included in national income. हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव्स में ये देखा था बच्चों. नेशनल इनकम क्या कहता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड है कंट्री में उसकी हमें वैल्यू चाहिए, इवन इफ हम वो सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन उन्हें प्रोड्यूस तो किया है हमने. दैट इज वाई हम इसकी इम्प्यूटेड वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज मार्केट वैल्यू हमें पता नहीं है ना, हमने खुद से उसे कंज्यूम कर लिया है. दैट इज वाई इसकी वैल्यू हमें डिराइव करनी होती है. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस included in the market prices are to be deducted, and subsidies given by the government to certain products should be added for accurate estimation of national income. ये हमने डिटेल में पहले वाले लेक्चर्स में देखा है बच्चों. क्विकली देखिए, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं दे आर गोइंग टू वेरी ईयर ऑन ईयर, राइट. हर साल का अलग अलग टैक्स होगा, हर प्रोडक्ट का टैक्स अलग अलग होगा. तो उस टैक्सेशन के चेंज की वजह से मेरे नेशनल इनकम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. नेशनल इनकम चेंज होगा ओनली व्हेन आउटपुट चेंज होगा. मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो नेशनल इनकम बढ़ना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम है तो नेशनल इनकम कम होना चाहिए. लेकिन ये जो फैक्टर्स है, टैक्सेशन, सब्सिडीज, इसके वजह से मेरे नेशनल इनकम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, एंड दैट इज वाई हम इसे एक्सक्लूड कर देते हैं. मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जो भी मेरे वैल्यू में दिख रहा है एमआरपी में, मैं उसे माइनस कर दूंगी. आई एम गोइंग टू डिडक्ट इट व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. वैसे ही सब्सिडीज जो है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी एक साल दी, किसी साल नहीं होगी, राइट. किसी प्रोडक्ट को सब्सिडी मिलेगी, किसी प्रोडक्ट को नहीं मिलेगी. सब्सिडी क्या होता है, जो कंसेशन हमें गवर्नमेंट से मिलता है जिसके वजह से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा.
है ना। लेकिन एक्चुअली ये जो सब्सिडी है ये भी हमें यहाँ इंक्लूड नहीं करना है, वी आर गोइंग टू एड इट बैक टू द कॉस्ट, इसीलिए हम इसे ऐड कर देंगे। आगे, while evaluating output, changes in the price level between different years must be taken into account. Again, ये सेम लॉजिक है बच्चों। जो नेशनल इनकम है वो गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट मुझे दिखाना चाहिए, राइट। प्राइसेस में उतार चढ़ाव अगर हो रहे हैं, फ्लक्चुएशंस अगर हो रहे हैं प्राइस में, इसके वजह से अगर आर्टिफिशियली ऐसे दिख रहा है दैट मेरा जो प्रोड्यूस है वो ज्यादा हो गया या मेरा प्रोड्यूस कम हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स शुड बी एडेड एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट शुड बी डिडक्टेड, ये हमने देखा है फॉर्मूला में। डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स शुड बी डिडक्टेड, ये भी फॉर्मूला में हमने देखा है। सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स should be ignored as it is not a part of current production. Second hand, as the name suggests, किसी पहले साल के आउटपुट में हमने उसे ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है। इस साल हम उसे वापस बेच रहे हैं, मे बी और कोई उसे वापस बेचेगा, तो जब भी उसे सेकंड हैंड में हम बेचते हैं उसकी वैल्यू को हमें इग्नोर करना है। तो ये 7 हो जाते हैं बच्चों प्रिकॉशंस इन दिस आउटपुट मेथड। नेक्स्ट क्या है बच्चों, income method. This method of measuring national income is also known as factor cost method. This method estimates national income from the distribution side. According to this method, income payments received by all citizens of a country in a particular year are added up, that is incomes that accrue to all the factors of production. क्या है, rent, wages, interest and profit, ये सब हम ऐड कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे नेशनल इनकम आ जाएगा। बट इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स आर इग्नोर्ड। क्या है हम देखते हैं, द डेटा पर्टेनिंग टू इनकम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स रिटर्न्स, रिपोर्ट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज वेल एज एस्टिमेट्स फॉर स्मॉल इनकम। मतलब जो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका जो इनकम है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। GNP कैन बी ट्रीटेड एज द सम ऑफ द फैक्टर इनकम्स earned as a result of undertaking economic activity on the part of resource owners and reflected in the production of the total output of goods and services. इसका फॉर्मूला क्या है देखो, GNP according to income method is rent plus wages plus interest plus profit plus mixed income plus net income from abroad. देखिए बच्चों, जो भी इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है वो हमें ऐड कर लेना है। मिक्स्ड इनकम मतलब जो भी सर्विस इंडस्ट्री है उसमें जो भी इनकम मिल रहा है वो हमें ऐड कर देना है। और इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो भी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स है उनसे जो भी हमें इनकम मिल रहा है, नेट एक्सपोर्ट्स, वो हमें यहाँ पे ऐड करने हैं। अभी प्रिकॉशंस क्या है, लेट अस सी। ट्रांसफर इनकम्स और ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक स्कॉलरशिप्स, गिफ्ट्स, डोनेशंस, चैरिटी, old age pensions, unemployment allowances should be ignored. This is very very important. Transfer payment क्या है बच्चों, गवर्नमेंट ने किसी को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया, गवर्नमेंट ने पेंशन दिया है, गिफ्ट दिया है, ये सब क्या है, ये बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट ये एलोकेट कर रही है रिसोर्सेज फॉर द वेल बीइंग ऑफ इट्स सिटीजंस, राइट। तो इसके बदले में कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस ही नहीं हुए तो वो हमारे नेशनल इनकम का पार्ट कैसे बनेंगे। इवन दो दे आर रिसीविंग समथिंग, दे आर रिसीविंग मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, that will not be included in the national income. Getting it? आगे, all unpaid services like services of a housewife, teacher, teaching his or her child should be ignored. जो भी unpaid services है वो हमें यहाँ पे इग्नोर करने हैं, बिकॉज हमें कैसे पता चलेगा ना कि इसका इनकम कितना है। ऑलराइट, आगे, any income from sale of second hand goods should be ignored. क्यों, हमने पहले भी देखा है ये डबल काउंटिंग हो जाएगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स शुड बी इग्नोर्ड एज दे डू नॉट ऐड एनीथिंग टू द रियल नेशनल इनकम। जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे बहुत सारे फ्लक्चुएशंस डेली होते रहते हैं, अगर हर बार फ्लक्चुएशंस को हम ऐड करेंगे नेशनल इनकम में, इट विल नॉट शो अ ट्रू पिक्चर ऑफ क्या प्रोड्यूस हुआ है हमारे इकोनॉमी में, तो उसे भी हमें यहाँ पे इग्नोर करना है। रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस should be ignored as it is only transfer of income. तो ये जो है अगेन इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफर पेमेंट जो इंडिविजुअल से गवर्नमेंट के पास गया। यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट था जो गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल्स को दिया, यहाँ पे ये ट्रांसफर पेमेंट है जो इंडिविजुअल्स ने गवर्नमेंट को दिया। इसके एक्सचेंज में
कोई भी गुड्स और सर्विसेज नहीं मिले हैं, तो कोई भी एडिशन नहीं हुआ है हमारे टोटल आउटपुट को, हम इसे इग्नोर कर देंगे. ओके. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज सच एज वाटर सप्लाई शुड बी इंक्लूडेड. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का किसी साल, जस्ट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ है. दिस प्रॉफिट इट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, से 75 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. 25 इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इस साल ही हुआ लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया. ऐसे करती है कंपनीज, लेकिन बिकॉज ये इस साल जनरेट हुआ है, इसे भी हमें इंक्लूड करना है हमारे नेशनल इनकम में. इसे तो हम करते ही हैं, लेकिन 25 जो है वो भी हम इंक्लूड करेंगे. ओके. सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैव टू बी इंक्लूडेड. एंड imputed value of production kept for self consumption and imputed rent of owner occupied houses should be included. देखिए बहुत सारे यहाँ पे कॉमन प्रिकॉशंस है बच्चों. आउटपुट मेथड में भी हमने देखा था दैट ये जो इम्प्यूटेड वैल्यू है ये हमें यहाँ पे ऐड करनी है. तो देखिए इम्प्यूटेड वैल्यू यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. देखिए सेल्फ कंजम्पशन की इम्प्यूटेड वैल्यू हमें लेनी है. देखिए और यहाँ पे सेकेंड हैंड गुड्स यहाँ पे भी हमें इग्नोर करने थे, और इनकम मेथड में भी हमने लिखा है दैट सेकेंड हैंड गुड्स का यहाँ हमें इग्नोर करना है. ओके. तो ये जो कॉमन पॉइंट्स है ये आप याद रखेंगे तो आपके लिए बाकी पॉइंट्स याद रखना आसान हो जाएगा. ये दोनों पॉइंट्स प्रिकॉशंस है आउटपुट मेथड के लिए भी और इनकम के लिए भी. ओके. लास्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड. दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज आउटले मेथड. हर एक मेथड का अलग अलग नाम है बच्चों. ओके. तो ये हमें पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो याद रखिए इसे आउटले मेथड भी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर ईयर इज एडेड टुगेदर. इनकम कैन बी स्पेंट आइदर ऑन कंज्यूमर गुड्स और ऑन कैपिटल गुड्स. दस वी कैन गेट नेशनल इनकम by summing up all consumption expenditure. जो भी रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो पूरा करने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑल इंडिविजुअल्स, हम सेविंग्स जो करते हैं उसे हम इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगह पे, तो वो भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है. एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, गवर्नमेंट ने जो भी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया है दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर. दस GNP is found by adding C plus I plus G प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी. तो इसे हम क्विकली देख लेते हैं क्या होता है. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सी है, मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड्स सच एज फूड विच आर यूज्ड इमीडिएटली. एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स सच एज कार, कंप्यूटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन विच आर जनरली यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सर्विसेज एक्सेट्रा. मतलब जो भी आप कंज्यूम करो, चाहे वो ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है या फिर कोई भी सर्विसेज है, सब पे जो भी आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड का वो हमें यहाँ पे ऐड करना है. ओके. ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर मेड बाय प्राइवेट बिजनेसेस ऑन रिप्लेसमेंट, रिन्यूअल्स एंड न्यू इन्वेस्टमेंट. तो जो भी नए नए इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं वो भी हमें यहाँ पे ऐड करना है. Okay. Government final consumption and investment expenditure. Government's final consumption expenditure refers to expenditure incurred by government on various administrative services like law and order, defense, education, health. Government अलग अलग services हमें provide करती है, जो recurring है उसे हम कहेंगे consumption expenditure. Okay. Government's investment expenditure refers to expenditure incurred by government on creating infrastructural facilities like construction of roads, railways, bridges, etc. तो ये भी जो एक्सपेंडिचर इनकर करता है गवर्नमेंट, दिस विल आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन. ओके. नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट या नेट एक्सपोर्ट्स, इट रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. तो ये भी जो हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, दिस विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर कैलकुलेशन हियर. एंड नेट रिसीट्स, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब फॉरेनर्स ने इंडिया में आके कुछ भी खरीदा है या कोई सर्विस उन्होंने ली है, उसके लिए वो जो पेमेंट करेंगे दैट इज आवर रिसीट. एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड अब्रॉड बाय रेसिडेंट्स ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज.
हमारे रेसिडेंस से बाहर के देश में जाके अगर कोई खर्चा किया है, दैट इज आवर पेमेंट। तो ये जो नेट है रिसीट्स और पेमेंट्स का, वो भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है बच्चों, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस टी। अभी इसके प्रिकॉशंस क्या है, लेट अस सी। एक्सपेंडिचर ऑन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इग्नोर्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग। अब ये हमने आउटपुट मेथड में भी देखा था बच्चों, डबल काउंटिंग हमें अवॉइड करना है। देखिए बहुत सारे सिमिलैरिटीज है बिटवीन द प्रिकॉशंस, राइट। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन द रीपर्चेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड। ये देखिए तीनों अप्रोचेस में ये कॉमन है दैट रीपर्चेज के लिए, सेकेंड हैंड गुड्स के लिए अगर कोई खर्चा होता है तो ये हमें इग्नोर कर देना है। ओके, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स शुड बी इग्नोर्ड। ये भी हमने देखा हुआ है पहले अप्रोचेस में, दैट ट्रांसफर पेमेंट्स है तो उसे इग्नोर कर दो। एक्सपेंडिचर ऑन रीपर्चेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स such as shares, bonds, debentures should not be included as such transactions do not add to the flow of goods and services। तो ये भी बच्चों हमने देखा हुआ है दैट जो भी फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है उसे भी हमें एक्सक्लूड कर देना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी डिडक्टेड, ये हमने आउटपुट मेथड में देखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें डिडक्ट करने हैं। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में है जो एक्सपेंडिचर हम करेंगे उसे ही इंक्लूड करना है, बाकी सब हमें एक्सक्लूड करना है। सब्सिडीज शुड बी इंक्लूडेड, ये हमने देखा है बच्चों, दिस वी सॉ इन द आउटपुट मेथड, राइट, कि जो सब्सिडीज है उसे हमें इंक्लूड करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसे हमें एक्सक्लूड करना है। तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे कॉमन है बिटवीन दीज थ्री अप्रोचेस, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी बच्चों की प्रिकॉशंस क्या है। आगे क्या दिया है, लेट अस रीड। Out of these methods, output method and income method are extensively used. In advanced countries like USA and UK, income method is popular. Alright. Expenditure method is rarely used by any country because of practical difficulties. In India, the Central Statistical Organization adopts a combination of output and income method to estimate national income. ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है दैट इंडिया में हम कौन सी मेथड का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, फर्स्ट आउटपुट एंड सेकेंड इनकम। चलो अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों, डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। ये डिफिकल्टीज थियोरेटिकल हो सकते हैं या प्रैक्टिकल हो सकते हैं। थियोरेटिकल डिफिकल्टीज याद रखने के लिए हमारा यहाँ पे शॉर्ट कोड है यूनिट GPS। यू से स्टार्ट होता है बच्चों, अनपेड सर्विस। अभी ये क्या है, लेट अस सी। पॉइंट नंबर 3 है, देखिए, अनपेड सर्विसेज। For the purpose of calculating national income, only paid goods and services are considered. However, there are a number of unpaid services which are not accounted for in the calculation of national income. For example, services of housewives, services provided out of love, affection, sympathy, charity, etc. They are not included. अभी घर में जो मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है उसका सर्विस जो मम्मी हमें देती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, बट एक्चुअली देखा जाए तो दैट इज अ टाइप ऑफ सर्विस दैट हैज बीन प्रोवाइडेड। सो अगेन दीज टाइप ऑफ सर्विसेज जो अनपेड होते हैं दैट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का सर्विस ही है जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं। तो दैट इज वन डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। सेकेंड, आई से चालू होता है बच्चों, इलीगल इनकम एंड इनकम फ्रॉम फॉरेन फर्म्स। लेट अस सी क्या है। पॉइंट नंबर 2, illegal income. Illegal incomes like income from gambling, black marketing, theft, smuggling etc. are not included in national income. ये सब हम include नहीं करते हैं ना, ये illegal है, पता ही नहीं होता है गवर्नमेंट को इस इनकम के बारे में, तो ये include नहीं होता है। सेकेंड आया है बच्चों, income from foreign firms. According to IMF, income of a foreign firm should be included in the national income of the country where the firm actually undertakes the production work. जहां पे वो फॉरेन फर्म काम कर रही है उस कंट्री में उसका इनकम इंक्लूड होना चाहिए। ओके, तो ये भी डिफिकल्ट है बच्चों, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कितना इनकम है उस पर्टिकुलर फॉरेन फर्म का, राइट। तो ये हो गया हमारा डिफिकल्टी नंबर 3। अगली डिफिकल्टी क्या है, देखो, यूनिट T से स्टार्ट होता है, ट्रांसफर पेमेंट्स। फर्स्ट है हमारा, देखिए, इंडिविजुअल्स गेट पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा, but whether these transfer payments should be included in national income or not is a major problem. On one hand, they are a part of individual income
and on the other hand they are a part of government expenditure. Hence these transfer payments are not included in national income. अब ये जो ट्रांसफर पेमेंट्स है बच्चों, देखा जाए तो ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है और जिस इंडिविजुअल को ये मिल रहा है उसके लिए वो इनकम है, लेकिन we do not include these transfer payments in our national income. So that is a theoretical difficulty while calculating. Okay? Next है यूनिट GPS. G से स्टार्ट होता है गवर्नमेंट सर्विसेज. वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज. Government provides number of public services such as law and order, defense, public administration, education, etc. The calculation of these services at market price is difficult as real value of these services is not known. हमें बोला गया है मार्केट वैल्यू हमें इंक्लूड करना है, लेकिन गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसका मार्केट वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा? बिकॉज दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एक्सक्लूसिवली बाय द गवर्नमेंट. इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज. ओके, GPS. P से स्टार्ट होता है प्राइस लेवल, चेंजिंग प्राइस लेवल. Difficulties in calculating national income also arise due to changes in price level. For example, when price level rises, national income may show an increase even though the production may have decreased. Also, when the price level falls, national income may show a decrease even though the production has increased. ये हमने देखा है बच्चों, and that is why price level के जो changes है वो हम include नहीं करते हैं. हमने ये precautions में देखा है. इसका क्या मतलब होता है? इसी साल अगर मैंने 100 यूनिट्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं और मेरा जो फॉर इज ऑफ कैलकुलेशन जो प्राइस है, जो प्राइस लेवल है दैट इज 10. 100 यूनिट्स इंटू 10 मतलब 1000 इज माय नेशनल इनकम, राइट. किसी साल अगर ये प्राइस लेवल बढ़ के 20 हो गया, इवन दो माय यूनिट्स आर द सेम, मेरा यहाँ पे नेशनल इनकम 2000 दिखेगा. और जब मैं ट्रेंड एनालिसिस करूंगी तो मुझे लगेगा मेरा नेशनल इनकम तो इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर, बट वो बात सही नहीं है बिकॉज प्रोडक्शन तो सेम है ना. तो ये जो प्राइस लेवल है इसमें अगर कोई भी फ्लक्चुएशन आता है तो यहाँ नेशनल इनकम चेंज हो सकता है. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट प्राइस लेवल के चेंजेस हमें एक्सक्लूड करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. ओके, एंड लास्ट डिफिकल्टी इज GPS. S से स्टार्ट होता है सेल्फ कंजम्पशन. लेट अस सी point number 4. Production for self-consumption. The products kept for self-consumption by the farmers and other allied producers do not enter the market. Self-consume है ना वो, तो बाहर तो मार्केट में आ ही नहीं रहे. Hence, it is not accounted for in the national income. इसे हमें इंक्लूड करना होता है नेशनल इनकम में. हमने देखा है इसकी हमें वैल्यू निकालनी है और इंक्लूड करना है जो भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स है, लेकिन हम उसे नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमें एक्चुअली पता ही नहीं चलेगा दैट कितना यहाँ पे एक्चुअली सेल्फ कंज्यूम हुआ है. सो दीज आर द थियोरेटिकल डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. हमारा यहाँ पे शॉर्ट कोड है बच्चों यूनिट GPS. ओके, ये तो थियोरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज हो गई. प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या है? लेट अस सी. प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम. इसे याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है DND ICICI. लेट अस सी. D से स्टार्ट होता है बच्चों डबल काउंटिंग. देखिए सबसे पहली हमारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है. द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज डबल काउंटिंग. इट अराइजेस फ्रॉम फेलियर टू डिस्टिंग्विश प्रॉपरली बिटवीन अ फाइनल एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. ये पता तो होना चाहिए दैट कौन सा प्रोडक्ट फाइनल है, कौन सा इंटरमीडिएट है. देखिए बच्चों ये नेशन वाइड हमारी बात चल रही है, तो एम्पल नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, तो कौन सा फाइनल प्रोडक्ट है, कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, हर बार डिस्टिंग्विश करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है और डबल काउंटिंग हो सकता है. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी डिफिकल्टीज दैट इज फेस्ड हियर. DND. N से स्टार्ट होता है नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर. Existence of non-monetized sector. In India, especially in the rural areas, there exists the non-monetized sector. Agriculture, still being in the nature of subsistence farming, a major part of production is exchanged for other goods and services. This is excluded while calculating national income. क्या हो जाता है बहुत बार बार्टर सिस्टम अभी भी बहुत दूर दराज के गाँवों में चल रही है और बार्टर में क्या होता है, वी विल एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स. तो इसकी वैल्यू ही पता चलना मुश्किल है बिकॉज हमें ये पता ही नहीं चलेगा दैट ये गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं. तो ये जो है नॉन मोनेटाइज सेक्टर, इसके वजह से भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी
हो जाती है। डी एंड डी, डी स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन। देखिए पॉइंट नंबर 4, depreciation refers to wear and tear of capital assets due to their use in the process of production. There are no uniform, common, or accepted standard rates of depreciation applicable to various assets. Thus, it is difficult to make correct deductions for depreciation. हर एक फर्म, हर एक इंडस्ट्री अलग अलग मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो कर सकती है, अलग अलग रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन हो सकते हैं। नेक्स्ट डिफिकल्टी है हमारी आई स्टैंड्स फॉर इलिटरेसी और इग्नोरेंस। क्या है, लेट अस सी। पॉइंट नंबर 6, ड्यू टू इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी स्मॉल प्रोड्यूसर्स डू नॉट कीप एन अकाउंट ऑफ देयर प्रोडक्शन, सो दे कैनॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी और वैल्यू। अगर उन्होंने अकाउंट से नहीं मेंटेन किए तो हमें कैसे पता चलेगा दैट कितना उनका प्रोड्यूस है ना। तो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, इलिटरेसी के वजह से ये होता है। ICICI, C stands for capital gains and losses. Point number 5, capital gains or capital losses which accrue to the property owners by increase or decrease in the market value of the capital assets or changes in demand are not included in the national income because these changes do not result from current economic activity. जो भी capital gains है बच्चों, वो क्या है? Because of an increase in the price, हमने जो भी हमारा एसेट्स बेचा है उससे हमें जो प्रॉफिट होता है दैट इज कैपिटल गेन। लेकिन अगेन जब वो एसेट जिस साल बना है उस साल इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जब भी हम उसे बेचते हैं अगर हम उसे इंक्लूड कर लेंगे तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगा, इसीलिए कैपिटल गेन्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ओके, ICICI, आई स्टैंड्स फॉर इनएडिक्वेट डेटा। देखो, adequate and correct data on production and cost data relating to crops, fisheries, animal husbandry, forest, construction workers, small enterprises is not available in a developing country. बहुत सारे छोटे छोटे सेक्टर्स है, उनका डेटा ही नहीं होता है हमारे पास, तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन। Besides this, data on unearned incomes, consumption and investment expenditure of rural and urban population are also not available. This does not reveal the actual size of national income. बहुत सारा जो डेटा है वो अवेलेबल ही नहीं होता है, दैट इज इनएडिक्वेट, जिसके वजह से यहाँ पे हमें प्रॉपरली कैलकुलेट करते नहीं आता है। ICICI, C stands for क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर 7, इन इंडिया वर्किंग पॉपुलेशन इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। फॉर इंस्टेंस, farmers in India are not engaged in agriculture around the year. Obviously, in the off season, they engage themselves in alternative occupations. In such a case, it is difficult to identify their incomes from a particular occupation. हम देखते हैं बहुत बार सीजन के हिसाब से यहाँ पे ऑक्यूपेशन चेंज कर लेते हैं लोग। ऑक्यूपेशन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता है और इसीलिए बहुत बार हमें इंफॉर्मेशन मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। एंड लास्ट इज I stands for इन्वेंट्री। यहाँ पे पॉइंट नंबर 8, raw material, intermediate goods and semi-finished and finished products in the stock of producers are known as inventory. जो भी बचा हुआ है उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। Any mistake in measuring the value of inventory will distort the value of final production of the producer. Therefore, valuation of inventories requires careful assessment. तो ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इन्वेंट्री क्या है, हमने जो प्रोड्यूस किया लेकिन हम उसे बेच नहीं पाए, वो हमारा स्टॉक हो जाता है, तो उसका जो वैल्यू है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ओके, तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है बच्चों, D&D, ICICI। ओके, इवन दो देयर आर ऑल दीज डिफिकल्टीज, थियोरेटिकल डिफिकल्टीज भी है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी है, फिर भी नेशनल इनकम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बहुत ही जरूरी है हमारे इकोनॉमी के लिए, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट अस सी। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम बहुत ही सिंपल, आपका यहाँ पे शॉर्ट कोड है प्राइस, P से स्टार्ट होता है। पॉलिसी एंड प्लानिंग, लेट अस सी। नेशनल पॉलिसीज, नेशनल इनकम डेटा फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेशनल पॉलिसीज सच एज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी। जो भी डेटा हमारे इकोनॉमी को मिलता है by calculating national income, that is the base for formulating various policies. इसलिए national income बहुत ही जरूरी हो जाता है। These figures enable us to know the direction in which the industrial output
investment, and saving, etc. change. National income helps to generate economic models like growth model, investment model, etc. Thus, proper measures can be adopted to bring the economy on the right path. जब हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं तो अलग अलग सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है. अलग सेक्टर्स में क्या इनकम है, उनका ट्रेंड एनालिसिस हम कर सकते हैं, इकोनॉमिक मॉडल्स बिल्ड कर सकते हैं फॉर फर्दर एनहांसिंग द ग्रोथ. ये जो हम पॉलिसीज फॉर्म करते हैं उसके लिए जरूरी होता है नेशनल इनकम का डेटा. ओके, पी से पॉलिसीज है और पी से है इकोनॉमिक प्लानिंग. फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग data pertaining to national income is very essential. This includes data related to a country's gross income, output, savings, investment and consumption which can be obtained from various sources. अगर हमें प्लानिंग करना है इकोनॉमी के लिए तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ना एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कितना इनकम है, कितना आउटपुट है, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या सेविंग्स है, क्या कंजम्पशन है. एवरीथिंग वी विल गेट ओनली व्हेन वी कैलकुलेट नेशनल इनकम. ओके, तो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए और पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है नेशनल इनकम. प्राइस आर से स्टार्ट होता है बच्चों. रिसर्च, लेट अस सी पॉइंट नंबर 4, इकोनॉमिक रिसर्च. National income data are also used by the research scholars of economics. They make use of various data of countries' input, output, income, savings, consumption, investment, etc. which are obtained from social accounts. अगर कुछ रिसर्च करना है, R&D is very very important, क्योंकि अगर हम कुछ रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारी कंट्री कहाँ लैक कर रही है, हमने क्या आगे करना चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए. राइट, तो ये जो रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसके लिए भी ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ऑलराइट, प्राइस PRI, आई से स्टार्ट होता है बच्चों. इनकम, लेट अस सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. नेशनल इनकम enables us to know about the distribution of income in the country from data related to wages, rent, interest and profits. We understand the disparities in the incomes of different sections of the society. ये कैसे पता चलेगा disparity of income है या नहीं? जब अलग अलग sections of society का अलग अलग income जब हमारे सामने आता है तब हमें पता चलता है that कोई particular section है जिसे बहुत ज्यादा income मिल रहा है, कोई सेक्शन है जो अभी भी बैकवर्ड है. तो ये पता चलता है बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलेशन. ओके, प्राइस सी से स्टार्ट होता है. कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नेशनल इनकम डेटा हेल्प्स अस टू कंपेयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम कंट्री एट डिफरेंट टाइम. मतलब अलग अलग कंट्रीज के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या फर्क है. जैसे अभी के लोगों को अगर हम 50 साल के पहले क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था ये कंपेयर करना है तो डेटा तो होना चाहिए ना. तो ये जो डेटा है ये हमें प्रोवाइड करता है नेशनल इनकम. एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्राइस. ई से है इकोनॉमी. पूरे इकोनॉमी के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है. कैसे, लेट अस सी. नेशनल इनकम डेटा इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. इन प्रेजेंट टाइम्स नेशनल इनकम डेटा आर रिगार्डेड एज अकाउंट्स ऑफ द इकोनॉमी which are also known as social accounts. It tells us how aggregates of a nation's income, output and product result from the income of different individuals, product of industries, transactions of international trade, etc. मतलब जो इकोनॉमी है उसका हमें रिपोर्ट कार्ड मिलता है बच्चों बिकॉज ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन. ये जो इकोनॉमी है ये हमारी कहाँ जा रही है, ट्रेंड एनालिसिस क्या है, पिछले साल नेशनल इनकम क्या था, 5 साल पहले नेशनल इनकम क्या था, अब क्या है, ये जो सारा कंपैरिजन है ये कैसे मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एवरी ईयर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल इनकम का कैलकुलेशन एंड दिस इज आवर शॉर्ट कोड प्राइस. आई होप बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमने यहाँ पे क्विकली रिवाइज किया है ये आपको बहुत अच्छी से समझ गया है. अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर डिटेल में अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है आई एम गिविंग द प्लेलिस्ट हियर, यू कैन गो थ्रू द डिटेल लेक्चर्स एज वेल. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप स्टडिंग.